साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जी हाँ, तो एनडीए का एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है और सीडीएसई का एग्ज़ाम भी बहुत करीब है। तो फिज़िक्स को कैसे भुलाया जा सकता है, तो इसीलिए आप एग्ज़ाम में अच्छा करें ऐसा हम चाहते हैं। और इस श्रृंखला में हम लोग आपके लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस। जी हाँ, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जिनके आने की संभावना आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा है और जिनकी प्रैक्टिस कर कर आप अपने पुराने कंसेप्ट्स को रिवाइज भी कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल साउंड सेक्शन से है और सबसे पहले हम सवाल पर नज़र दौड़ाएंगे। सवाल में कहा गया है कि अ पर्सन बर्न अ फायर क्रैकर इन फ्रंट ऑफ अ क्लिप एंड हर्ड इट्स एको 5 सेकेंड आफ्टर इट बर्स्ट। यानी कि एक आदमी चट्टान के सामने, ठीक है, तो एक चट्टान यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, एको को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। एको को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। तो जब साउंड जो है पैदा हुई, ध्वनि तरंग उत्पन्न हुई और वो टकराकर, पहाड़ी से टकराकर वापस आई, तो यानी कि आपको ध्वनि दो बार सुनाई दी। एक तो आपको वास्तविक ध्वनि यानी कि ओरिजिनल साउंड सुनाई दिया और एक आपको सुनाई दिया है जो कि चट्टान से टकराने के बाद आपके कान तक पहुंचा। तो उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। तो आपको सवाल में दिया गया है कि उसको 5 सेकंड के बाद सुनाई दिया। तो कह रहा है कि दूरी क्या होगी चट्टान और आदमी के बीच में अगर साउंड का स्पीड 340 मीटर पर सेकंड था। तो मान लेते हैं कि जिस दूरी की बात की जा रही है वो डी है। तो ध्वनि को डी दूरी चलने में और डी दूरी वापस आना पड़ेगा, तभी प्रतिध्वनि बनेगी। तो टोटल टाइम जो होगा वो होगा आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड डिवाइडेड बाय द स्पीड। तो आपसे डी पूछा गया है, तो सिंपली आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं v इंटू टी अपॉन 2। v दोस्तों आपको क्वेश्चन में दिया है 340 और t आपको दिया है 5 सेकेंड डिवाइडेड बाय 2। तो आप इसको कैंसिल करेंगे तो 17 दूनी 34, 170 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, कैरी किया 3 और 5 ही कम 5, तो 5 और 3 8, तो यानी कि टोटल जो है 850 मीटर आपका सही जवाब होगा। तो क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों 850 मीटर। बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ और देखना चाहेंगे कि अगला सवाल हमसे क्या कहता है। तो दोस्तों अगले सवाल पर आएंगे और देखेंगे कि अगला सवाल किस पार्ट से लिया गया है। तो अगला सवाल एक बेसिक साइंस से जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे पूछा गया है। कहा गया है कि माइक्रोफोन और मोबाइल फ़ोन के स्पीकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइक्रोफोन ध्वनि को यांत्रिक संकेत में परिवर्तित करता है, यानी कि माइक्रोफोन कन्वर्ट्स साउंड टू मैकेनिकल सिग्नल। देखिए माइक्रोफोन, जैसे कि मैं अभी आपकी क्लास ले रहा हूँ तो मेरे पास एक माइक है, उसमें जो मैं बोल रहा हूँ तो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो पहली बात में तो कोई दम नज़र नहीं आता, तो पहला वाला तो मुझे गलत ही लग रहा है। आप भी एक बार पढ़िए तो आपको भी गलत लगेगा। दूसरा जो आपको ऑप्शन दिया गया उसमें बोला गया है माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत संकेत में परिवर्तित कर देता है, यानी कि माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये बात कुछ अच्छी लग रही है, यानी कि ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा है स्पीकर। जी हाँ, स्पीकर यांत्रिक संकेतों को ध्वनि में परिवर्तित करता है? नहीं। स्पीकर का काम क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उनको साउंड में कन्वर्ट करता है, जिस तरीके से आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं। तो एक स्पीकर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर रहा है साउंड में। तो हम ये कहेंगे कि केवल 1 और 4। जी हाँ, तो कौन सी बात बिल्कुल सही है?
1 and 4 यानी कि 1 और जो 4 हमने कहा वो पूरी तरीके से, वो दोनों स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही हैं। तो सही आंसर होगा 1 and 4। अच्छा, पिछला जो आंसर था वो कितना आपका सही था, उसे मार्क कर लेते हैं एक बार। तो हमारा पिछला जो आंसर था वो था 850 मीटर। जी, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज का क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि 100 watt इलेक्ट्रिकल बल्ब इज़ यूज्ड फॉर 10 hours a day, हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन 3 days। तो आपसे नंबर ऑफ़ यूनिट्स पूछा जा रहा है कि कितनी यूनिट जो है खर्च की गई होंगी। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ यूनिट्स यानी कि कुल जितने यूनिट का खर्चा हुआ है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है क्या, उसका फॉर्मूला होता है वॉट इनटू आवर्स और डिवाइडेड बाय 1000। ये एक दिन के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उसको चलिए दोबारा लिखना होगा, मुझे माफ़ी चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा सही नहीं लिखा गया। दोबारा हम इस चीज़ को लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो मैं आपसे कह रहा था कि एक दिन का खर्चा आप कैसे निकालेंगे, यानी कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपको निकालनी होगी यहाँ पर। तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका टोटल वॉट और मल्टीप्लाई करेंगे आवर्स से और डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। तो कितने वॉट से, 100 वाट का बल्ब है और एक दिन में 10 घंटे चलता है और डिवाइड कर दीजिए 1000 से। तो कुल मिला के यहाँ पर हम कहेंगे कि एक यूनिट का खर्चा एक दिन में हो रहा है। तो टोटल आपसे पूछा है 3 डेज़ में कितना होगा, ठीक है। सो इन 3 डेज़, तो 3 दिनों में कितना होगा। तो जाहिर सी बात है आप 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 यूनिट का खर्चा 3 दिन में होगा। तो सही आंसर तक पहुंच चुके हैं। तो सही आंसर होगा 3.00 यानी कि 3 यूनिट का खर्च होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और क्या कहता है अगला सवाल, ये लीजिए। अगला सवाल है द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि एक पार्टिकल है और उसके लिए वेग समय ग्राफ के बारे में बात की गई है और मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गिव्स। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि अगर हमारे पास वीटी ग्राफ है, जी हाँ दोस्तों, अगर ग्राफ कैसा है, वीटी ग्राफ है यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है तो वो किस चीज़ को बताता है, ये आपको चीज़ याद रखनी चाहिए। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो बताता है डिस्प्लेसमेंट को। तो यानी कि एक समान एक्सेलरेशन है तो बिल्कुल एक सीधी लाइन यहाँ पर हम लोग को खींचनी होगी, ठीक है, एक सीधी लाइन हम लोग को खींचनी होगी इस तरह से। तो ये वेलोसिटी है और ये टाइम है और इसके नीचे का ये जो क्षेत्रफल आप देख रहे हैं तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट के बराबर। यानी कि क्या ये डिस्प्लेसमेंट उसका कुल विस्थापन होगा या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, यानी कि इसका जो है कितनी दूरी इसने चली है वो होगी। देखिए अगर ये चाल समय ग्राफ होता है ना, अगर ये क्या होता, चाल समय ग्राफ होता तो आप कह सकते थे ये दूरी के बराबर होगा, लेकिन ये वेग समय ग्राफ है तो इसलिए कहेंगे कि ये किस चीज़ को बताएगा, ये इसके नेट डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। तो यानी कि उसका कुल विस्थापन जो है बताएगा। तो आंसर क्या होगा आपका, डी होगा, बी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सवाल आपसे पूछा गया है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी। तो जब हम बात करते हैं किसी भी लेंस के पावर की तो हम लिखते हैं पावर ऑफ लेंस। लेंस की जो पावर होगी वो P = 100/f। अगर आप f को सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो 100 और f यहाँ कितना है, तो वापस से एक बार लिख लेते हैं, दोबारा से लिख लेते हैं। क्या है आपका भाई, P = हमने 100/f लिखा तो f की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। सो 100/10 तो कुल मिला के यहाँ बचेगा 10 डायोप्टर। तो 10 डायोप्टर आपका सही आंसर होगा। तो सही जवाब आपका सी ऑप्शन निकल के आया है, यानी कि 10 डायोप्टर। जी हाँ, 10 डायोप्टर आपका सही जवाब है।
चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल क्या कहता है, ज़रा एक बार नज़र बनाएंगे सवाल पर। बोला है 11 ओम, 22 ओम और 33 ओम के प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध पार्श्व संयोजित किए जाते हैं, यानी कि पैरेलल में लगाए जाते हैं। तो बताइए आंसर क्या आने वाला है। तो दोस्तों देखो, मैं आपको अगर डायरेक्ट इस ऑप्शन बताऊं आपको, तो याद रखिएगा 11 ओम, ठीक है, और 22 ओम और 33 ओम, ठीक है। जब आप पैरेलल में लगाते तो आंसर आपको सबसे छोटे से भी छोटा मिलता है। याद कर लीजिए, आंसर आपको सबसे छोटे से भी छोटा मिलता है। सो 11 है और 22 है और 33 है, तो सबसे छोटा इनमें 11 है, तो आंसर आपको 11 से भी कम मिलेगा। तो 11 से कम इसमें एक ही ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो ये ऑप्शन होगा आपका 6 ओम। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला यूज़ नहीं करना चाहते, अगर आप ये नहीं चाहते कि हम फॉर्मूला यूज़ करें, तो आप इस कंसेप्ट से भी इस क्वेश्चन का आंसर निकालना चाहते हैं। लेकिन कुछ बच्चों का मानना है कि सर फॉर्मूला अगर लगा दिया जाए तो क्या होगा। तो भाई 1/r पैरेलल में होता है 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3। तो चलिए वैल्यू को फटाफट सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 1/11 प्लस 1/22 और प्लस 1/33। तो आप 1/11 को बाहर निकाल लीजिए, 11 एलसीएम ले लीजिए, अंदर बचेगा 1 प्लस 1/2 और प्लस 1/3। तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। सो 1/11, तो एलसीएम आपने लिया 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है। तो 6 3 9 और 2 11, तो 11 से 11 कटेगा तो 1/6, ये 1/r का वैल्यू है। तो r आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पर 6 ओम आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मूले की सहायता से भी आप कर सकते हैं, और बिना फॉर्मूले के अगर आपको ऑप्शंस को देखकर करना है तो वो तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। तो क्यों ना हम अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय घरेलू विद्युत आपूर्ति में जो लाल तार होती है, रेड लाइव वायर होती है, और काला उदासीन जो होता है के बीच आरएमएस विभवांतर कितना होता है। तो देखो, जो न्यूट्रल वायर होती है वो तो 0 वोल्ट पर होती है, तो यानी कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो 220 वोल्ट का अंतर होता है ना। जो हम कहते हैं ना, जो फेज लाइन है हमारी, ठीक है, वो कितने की होती है, इंडिया में 220 वोल्ट पर सप्लाई की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 220 वोल्ट। तो इंडिया में लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर नोट बना लेते हैं एक बार। तो इंडिया में क्या होता है भैया, इंडिया में 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर सप्लाई की जाती है, जबकि यूएसए में ये 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज पर की जाती है। याद रखिएगा, ये जो 220 वोल्ट जो होता है इसको हम आरएमएस कहते हैं। आरएमएस का मतलब इसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर। क्या कहते हैं इसे हम लोग, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। और हिंदी में से कहते हैं वर्ग, हिंदी में कहते हैं वर्ग मूल माध्य मान, वर्ग मूल माध्य मान इसको कहा जाता है दोस्तों, ये बात रखिए। और इसको जो है हम इफ़ेक्टिव वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पर, इसे हम इफ़ेक्टिव वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको जो है प्रभावी मान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रभावी मान भी कहा जाता है। तो ये बात आप याद रखिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बेहद खास आपके लिए, कह रहा है कि हाइड्रोजन बम और यूरेनियम जो बम होता है क्रमशः किस पर आधारित है। यानी कि हाइड्रोजन बम और यूरेनियम बम का जो ब्लास्ट होता है वो किस चीज़ पर आधारित है। तो याद रखिएगा, जो आपका हाइड्रोजन बम है, जो आपका हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम वो न्यूक्लियर फ्यूज़न पर आधारित है। तो ये आधारित है किस चीज़ पर, ये आधारित है न्यूक्लियर फ्यूज़न पर आधारित है। और जो आपका यूरेनियम, ठीक है, जी हाँ, जो आपका यूरेनियम बम होता है, ठीक है, जो आपका यूरेनियम बम है, ठीक है, वो न्यूक्लियर फिजन पर आधारित है। किस पर आधारित है, न्यूक्लियर फिजन पर आधारित है। फ्यूज़न का मतलब होता है जब हल्के हल्के एटम मिलकर बड़ा एटम बनाते हैं,
और फिजन का मतलब होता है जब भारी कोई परमाणु छोटे छोटे परमाणुओं में टूट जाता है। तो सही जवाब तलाश कर रहे हैं हम क्वेश्चन का। तो पहला आंसर होगा न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन। जी हाँ, बहुत ही सही जवाब आपको मिल चुका है। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ए हमारा जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब निकल गया है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये मार्क नहीं हो रहा है तो इसको मार्क कर देते हैं एक बार, जल्दी से इसको मार्क कर देते हैं, डब्बे में कर देते हैं बंद, क्योंकि मौसम है बरसात का, कहीं हमारा ऑप्शन भीग ना जाए। दोस्तों चलिए अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है, पूछ रहा है कि ध्वनि तरंगे और प्रकाश तरंगों के बीच मुख्य अंतर यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि जो लाइट वेव्स हैं दोस्तों, लाइट वेव्स, जी हाँ, लाइट वेव्स वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, कैसी वेव्स हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, याद कर लीजिए इसको, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और दोस्तों ये कैसी हैं? ये ट्रांसवर्स वेव है दोस्तों। ये कैसी वेव है? ये ट्रांसवर्स वेव है, यानी कि हिंदी में इनको कहते हैं हम लोग, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। कैसी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो जो लिखा हमने वो भाग्य देखो, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं, हम दोबारा लिख देते हैं कि जो लाइट वेव हैं, लाइट वेव्स, ठीक है, तो लाइट वेव्स क्या हैं? ईएम वेव्स हैं, यानी कि दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इनका नेचर कैसा है? इनका नेचर ट्रांसवर्स नेचर है। ठीक है, और जो साउंड वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स यानी कि जो ध्वनि तरंगे हैं, वो कैसी तरंगे हैं? वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। कैसी वेव्स हैं? लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि अनुदैर्घ्य। तो आंसर आएगा कि जो साउंड वेव्स हैं, ठीक है, वो कैसी वेव्स हैं? अनुदैर्घ्य हैं। और लाइट वेव कैसी हैं? अनुप्रस्थ हैं। तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक आ गया है। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। ए जो है आपकी क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो मार्क कर देते हैं इसको, ये लीजिए, ए इज़ द राइट ऑप्शन। ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, तो इसको हमने बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे कुछ कहना चाहता है। जी हाँ, एक जो है मैकेनिक्स का ये क्वेश्चन है दोस्तों। मैकेनिक्स या आप कह सकते हैं काइनेमेटिक्स का ये सवाल है। और सवाल आपसे क्या पूछा गया दोस्तों? पूछा गया कि 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रही एक कार के ब्रेक लगाने पर उसकी चाल में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन होता है। यानी कि जो प्रारंभिक यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u आपको दिया है, वो आपको 12 मीटर पर सेकंड दिया है। और ब्रेक लगाने पर जो रिटार्डेशन पैदा हुआ है वो -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ है। ब्रेक लगाने के बाद कार रुकने के लिए 2 सेकंड का समय लेती है। तो टोटल टाइम जो लिया रुकने के लिए वो 2 सेकंड का टाइम लिया। तो ब्रेक लगाने के बाद कार ने कितनी दूरी तय करी, यानी कि s आपसे पूछा गया है। तो इक्वेशन यूज़ करेंगे s = ut + ½ at²। ये फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, वैसे आप डायरेक्ट भी इसको थर्ड इक्वेशन से भी कर सकते हैं। चलिए थर्ड से भी करके दिखाएंगे आपको। तो ये हो जाएगा आपका 12 × 2, ठीक है, 12 × 2 + 1/2, a की वैल्यू -6 हो गई। और t का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4 हुआ। तो 2 से इस 2 को काट दीजिए फटाफट। तो 12 दूनी हुआ 24 और 6 दूनी हुआ 12। तो आपका आंसर होगा 12 मीटर। अगर आप तीसरी इक्वेशन लगाते हैं तो v² = u² - 2as, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी क्योंकि अब गाड़ी रुक चुकी है। सो u² - 2as, तो यहाँ से भी आप s निकाल सकते हैं। सो u² / 2a। तो प्रारंभिक स्पीड आपकी 12 थी। सो 12 × 12 यहाँ लिख दीजिएगा। और नीचे हो जाएगा आपका 2 और a की वैल्यू थी 6। तो 6 दूनी 12, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो s आपका 12 मीटर होगा। अब आपकी इच्छा है कि आप किसी भी फॉर्मूले से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपका ए होगा। ठीक है, ए इज़ द राइट ऑप्शन। ए आपका सही जवाब होगा। दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल का सही जवाब क्या है?
तो सवाल में बोला गया है कि एक व्यक्ति अपने नेत्रों के निकट की वस्तुओं को तो सही देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को सही नहीं देख सकता। तो इसका कारण ये है कि जो इमेज बन रही है वो रेटिना से पहले बन रही है, ठीक। और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? आई बॉल का जो साइज़ है आपका वो बढ़ गया है, यानी कि नेत्र गोलक की जो लंबाई है वो ज़्यादा हो गई है, ठीक। और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं, पहला ऑप्शन देखिए कि नेत्र लेंस की वक्रता अधिक हो गई है। तो वक्रता अधिक होगी यानी कि लेंस जितना ज़्यादा मोटा हो जाएगा, वक्रता अगर अधिक हो गई तो लेंस जितना ज़्यादा मोटा होगा तो उसकी फोकल लेंथ उतनी ही कम हो जाएगी। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि फोकल लेंथ कम हो गई और वो पहले ही इमेज को बना रहा हो। नेत्र गोलक छोटा हो गया तो ये बात बिल्कुल गलत है, छोटा नहीं हुआ है नेत्र गोलक, ठीक है। और नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो गई है तो ये बात भी पूरी तरह से गलत है। तो सही जवाब है क्वेश्चन का 1 और 4, यानी कि केवल 1 और 4 यहाँ पर सही है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपसे। ये कहता है कि एक आपको जो है ग्राफ दिखाया गया है, आपको दिखाया गया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आप याद रखिएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, इसका जो ढाल होता है वो कहीं ना कहीं चाल को बताता है, वो कहीं ना कहीं स्पीड को बताता है, स्पीड यानी कि चाल को बताता है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि ABC में से किसकी जो है चाल ज़्यादा है। तो देखिए मैं आपको वापस से यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। तो मेरा कहना ये है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, यानी कि इसका जो ढाल होता है वो किसके बराबर होता है? वो स्पीड के बराबर होता है, यानी कि वो चाल के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। और देखिए सबसे पहले ढाल देखिए B का सबसे ज़्यादा है तो B की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद ढाल जो है A का है और सबसे कम ढाल यहाँ पर C का नज़र आ रहा है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन B आपका पूरी तरह से करेक्ट होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका पूरी तरीके से सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि कॉनकेव मिरर एक जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 सेंटीमीटर है। तो कॉनकेव मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, तो माइनस का 25 सेंटीमीटर हम लोग ले लेते हैं। और आगे कहा गया है कि इज़ यूज टू फॉर्म, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है यूज टू फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैप्ट एट 25 सेंटीमीटर। तो आप देखिए ना, आप भाई F आपका -25 सेंटीमीटर है और आप 25 सेंटीमीटर पर ही क्या कर रहे हैं? वस्तु को रख दे रहे हैं। तो फोकस पर अगर आप वस्तु रख रहे हैं और कॉनकेव मिरर है तो फाइनल इमेज जो बनेगी आपकी वो इन्फिनिटी पर बनेगी, यानी कि अनंत पर बनती हुई नज़र आपको आएगी। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एट इन्फिनिटी, यानी कि अनंत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि चंद्रमा को पृथ्वी के निकट इस प्रकार ले जाया जाए कि पृथ्वी से इसकी दूरी आधी हो जाए, तब गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या असर पड़ेगा? तो दोस्तों ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो F = कैपिटल G m1 m2/r² होता है। तो अगर आप डिस्टेंस को हाफ कर रहे हैं, ठीक है, तो यानी कि F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अगर डिस्टेंस को आप हाफ कर रहे हैं तो वो क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा, यानी कि बिकम 4 टाइम्स हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा आपका? D ऑप्शन देखिए, ठीक है, D इज़ द राइट ऑप्शन। जो D है आपका वो सही जवाब होगा। तो सही जवाब आपका क्या निकला? D निकल गया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो बढ़कर क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। बढ़कर कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर रुक करते हैं। अगले क्वेश्चन का कह रहे कि ध्वनि बूम तब उत्पन्न होता है जब ध्वनि स्रोत की चाल, कह रहे कि सोनिक देखिए सोनिक बोला है, सोनिक। तो सुपर सोनिक कब कहते हैं हम लोग? तो हम ये कहते हैं कि जब स्रोत की जो स्पीड हो वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो जाए, तब हम कहते हैं कि सुपर सोनिक जो है साउंड प्रोड्यूस हुआ है। और ऐसा होता है कि इसमें जेट्स में होता है, जो एयरक्राफ्ट होते हैं हमारे, उनके पीछे जो साउंड होता है उसको हम बूम कहते हैं, सोनिक बूम कहते हैं। तो जब सोर्स का स्पीड जो है साउंड की स्पीड से बड़ा हो जाता है तो इस तरह की ध्वनि प्रोड्यूस करता है। तो आंसर आएगा ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ए होगा। याद रखना इस बात को। तो यह होगा ध्वनि चाल की तुलना में अधिक होता है।
ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपको एक डायग्राम दिखाया गया है सिंपल पेंडुलम का और आपसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पहला ऑप्शन है द पेंडुलम हैज़ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट पी एंड टी। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि एक्सट्रीम पॉइंट पर, जी हाँ, एक्सट्रीम पॉइंट पर जो है पेंडुलम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। और जो आर पॉइंट है आपका, वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जो आर पॉइंट है आपका, वहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, द पेंडुलम हैज़ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट पी एंड टी। ये बात बिल्कुल गलत है। द पेंडुलम हैज़ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट क्यू एंड एस। द पेंडुलम हैज़ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट आर। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आर पॉइंट पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। तो सी ऑप्शन आपका कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन पर आप नज़र एक बार बना लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, द पेंडुलम हैज़ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन आर। तो ये ऑप्शन आपका पूरी तरीके से सही है, यानी कि आर पर स्थितिज ऊर्जा क्या है, न्यूनतम है। तो ये बात आपकी पूरी तरह से। तो चलिए दोस्तों, ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात हम लोग कर रहे हैं आपसे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, जो मैंने आपको बताया उस चीज़ को नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, वो बात आपको नोट कर लेनी चाहिए, ये बात बड़ी ही ज़रूरी थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आप देखिए, दो क्वेश्चन है। ओके, ये दो क्वेश्चन आ गए एक ही स्क्रीन पर। वाह, बड़े ही मज़ेदार बात है। चलिए इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोनों क्वेश्चन हिंदी भाषा में है, तो कोई बात नहीं, आप इसको एक बार समझ लेंगे। कह रहा है कि आवेशित कण यानी कि एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में वी वेलोसिटी से मोशन करता है। कण द्वारा अनुभव किए गए बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स जो लगता है चार्ज पार्टिकल पर वो क्यू वी बी साइन थीटा लगता है। और एफ मैक्सिमम कब होता है, जी हाँ, एफ मैक्सिमम होता है जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री हो, यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता नज़र आ रहा हो। तो देखिए सबसे प्यारा ऑप्शन आपको दिखेगा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि एफ मैक्सिमम होता है जब वी और बी एक दूसरे के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर होते हैं। बगल में ही एक और क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ताप क्रमों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, T डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू T डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180। ठीक, तो आपको फ़ारेनहाइट को फ्री कर लेते हैं, यहाँ से 0 से 0 काट देते हैं पहले, 2 से ये 5 बार कटेगा और 2 से ये कटेगा आपका 9 बार। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 9/5 T डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इज इक्वल टू T डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सही जवाब होगा आपका डी इज द राइट ऑप्शन। तो एक कन्वर्जन फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं इस बात को। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर और अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। तो डेंसर मीडियम में, यानी कि जो सघन माध्यम होते हैं जिनका घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है, उसमें जो है साउंड की स्पीड ज़्यादा होगी। तो स्टेनलेस स्टील, जी हाँ, यानी कि आप कह सकते हैं इस्पात के अंदर साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है। भाई देखो, अगर हम बात करेंगे नॉर्मल साउंड की स्पीड एयर में 340 मीटर पर सेकंड होती है, वहीं पानी के अंदर 1400 मीटर पर सेकंड होती है, और स्टेनलेस स्टील के अंदर वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये थे आज के कुछ सवाल। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ आए होंगे कि किस तरीके से हमने इन सवालों का जवाब दिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और बहुत जल्द हम कुछ और सवाल आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।